हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम वीडियो 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें हम आज एक्सप्लेन करेंगे बेसिक टर्म्स इन द अकाउंटेंसी। वीडियो 1 में हमने बताया था कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं, एसेट्स क्या होता है, रिसीट्स क्या होता है। सो आज हम डिस्कशन करेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन हम किसे बोलेंगे। सो बिजनेस ट्रांजैक्शन हम उसे बोलते हैं जिसमें पैसे का लेन देन होता है बिटवीन द टू पार्टीज और जो इनिशिएट करता है अकाउंटिंग प्रोसेस को टू रिकॉर्ड इट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसे बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए एंटरप्राइज। जिससे एक एंटरप्राइज की फाइनेंशियल पोजीशन पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है, उसे हम बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। एवरी एक्टिविटी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। वी रिकॉर्ड ओनली बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ट्रांजैक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है? कैश, क्रेडिट, इंटरनल ट्रांजैक्शन जैसे डेप्रिसिएशन होगी, मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो रही है, और गुड्स जो हम सेल करते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है, ये एक ए पर्सन है, बी पर्सन है, इसने 500 रुपीज़ कैश दिया और इसको गुड्स मिल गई 500 रुपीज़। दिस इज अ ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें आपने दो चीज़ों का ध्यान रखना है। फाइनेंशियल इवेंट क्या होता है? जिसमें पैसा इन्वॉल्व होता है, और ये क्या करता है? बिजनेस ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल पोजीशन को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा अकाउंट क्या है? अकाउंट होता है, इट इज़ अ रिकॉर्ड अंडर रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन अंडर पर्टिकुलर हेड। अकाउंट क्या है? एक रिकॉर्ड है ट्रांजैक्शन का अंडर पर्टिकुलर हेड। जैसे एग्जांपल लिया हमने कैश अकाउंट की। कैश अकाउंट में यहाँ लिखा जाता है डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड होती है, इसको इन द फॉर्म ऑफ टी टी बनाते हैं, और डी आर लिखा जाता है इस साइड लेफ्ट साइड, और क्रेडिट लिखा जाता है राइट साइड। ये हमने कैश अकाउंट की एग्जांपल लिया। ये मैंने कुछ एग्जांपल में ट्रांजैक्शन बताई, जैसे 500 किसी ने हमें दिया, वो ट्रांजैक्शन हुई है, 1000 रुपये दिया। जैसे कि हमने किसी दुकान से अगर हमने सामान लेते हैं उधारी पर, वो क्या करता है? हमारा एक अकाउंट बना देता है। 500 रुपये का सामान गया, 1000 का गया, 2000 का गया। फिर क्या हुआ? हमने उसको पैसे थोड़े से जमा करा दिए, 2500 हमने जमा करा दिया, और फिर हमारा क्या लेफ्ट बचा? 1000 रुपये। अब हमने सिर्फ 1000 रुपये का सामान लिया था, क्योंकि 2500 का 2000 और 500 ये कट गए इससे, और 1000 रुपया हमारा बैलेंस बच गया। सो ये एक हो गया अकाउंट की, मैंने एग्जांपल दिया। और साथ में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोपराइटर क्या होता है। प्रोपराइटर वो होता है जिसमें इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि रिस्क लेते हैं बिजनेस खड़ा करने के लिए। दे इन्वेस्ट फंड्स इनटू द बिजनेस। जो इन्वेस्ट करता है पैसा बिजनेस में, उसे बोलते हैं प्रोपराइटर। जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहा है ना बिजनेस में, उसे हम प्रोपराइटर ही बोलते हैं। फिर दूसरा आता है डेटर क्या होते हैं। डेटर बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स ऑफ द फर्म टू हुम गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड। डेटर बोलते हैं जैसे ए पर्सन ने बी पर्सन को सामान बेच दिया, लेकिन बी पर्सन ने अभी ए को पैसे नहीं दिए हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मोहन और रोहन है। मोहन ने पैसे दिए, मोहन ने सामान भेज दिया अपने कस्टमर्स को, लेकिन कस्टमर से अभी पैसे नहीं आए, उधारी पर चल रहा। तो जो कस्टमर होंगे वो डेटर होंगे रोहन के, तो ये होते हैं डेटर्स। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, ए पर्सन है, इसने 1000 रुपये का सामान भेज दिया गुड्स, और वो बोलता कि मैं आपको 2 महीने बाद पैसे दूंगा। तो जो बी है ना, ये उसका एसेट बन जाएगा ए का, क्योंकि उसने उसके पैसे देने हैं थोड़ी देर बाद। तो इट रिप्रेजेंट्स दोज पर्सन्स और फर्म टू होम गुड्स हैव बीन सोल्ड, सर्विसेज रेंडेड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम द ए। सो बी जो होगा, ये जो बी है, ही इज डेटर टू ए का डेटर होगा। बी इज एन एसेट्स ऑफ ए, सो ए का ये एसेट बन जाएगा क्योंकि उसको पैसा होना है ऐसे। ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी। ए ने क्या किया? गुड्स किए सोल्ड। ये अलग अलग टर्म से हम इसको लिख सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, ए सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू बी। इसका क्या मतलब हुआ? ए ने गुड्स सोल्ड किए हैं क्रेडिट पर, उधारी पर दिए हैं, टू बी, इसका मतलब ये है। और बी क्या है? ही इज अ करंट एसेट ऑफ ए। जो बी होगा वो करंट एसेट है ए का, क्योंकि वो 2 महीने बाद पैसे दे देगा। करंट एसेट वो होता है विद इन 1 ईयर जिसका अमाउंट पे हो जाता है, उसे बोलते हैं करंट एसेट। फिर नेक्स्ट है हमारा, अब जैसे डेटर है वैसे ही क्रेडिटर है। अगर ए ने सामान लिया है बी से, 5000 रुपये का इन्होंने क्या किया? गुड्स ले लिए बी से, लेकिन हमने बोला, ए ने बोला कि 3 महीने बाद मैं आपको पैसा इसका चुकता करूंगा। तो जो ए है ना, वो क्रेडिटर है अभी ऑफ किसका? बी का। अगर बी का केस देखें तो ए जो है इज अ डेटर ऑफ बी। समझे बात को? अगर हम ए की दृष्टि से देखें, ए के व्यू पॉइंट से देखें, तो जो ए है ही इज़ अ क्रेडिटर ऑफ बी। अगर बी की नज़र से देखें तो जो ए है ही इज़ अ डेटर ऑफ बी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज द अमाउंट ओन्ड बाय अ बिजनेस एंटरप्राइज ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन क्रेडिट एंड अमाउंट हैज़ नॉट बीन पेड येट। सिंपल टर्म्स में आपको बता देता हूँ, क्रेडिटर उसे बोलते हैं जिसने उधारी पर सामान लिया, और डेटर उसे बोलते हैं जिसने उधार पर सामान किसी को दिया है। डेटर उसको बोलते हैं, मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, डी ई बी, बी साइलेंट होता है इसमें। सो डी ई टी ओ आर, इसको हम बोलते हैं डेटर, बी साइलेंट है। डेटर वो होता है जिसने सामान उधार पर दिया है। सो गाइस, डेटर उसे बोलेंगे जिसने सामान उधार पर लिया है, दिया नहीं है, लिया है,
जिसने सामान उधार, जैसे हमने एग्जांपल ली थी, ए पर्सन है, बी पर्सन है, इसने 500 रुपये का सामान दिया बी को। सो बी क्या डेटर है इसका, ए का। बी इज डेटर ऑफ ए, बी जो है वो डेटर है किसका है, ए का। वैसे ही क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर, इस एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। जिसने सामान उधार पर दिया है, सो क्रेडिटर वो होता है जिसने सामान उधार पर दिया है। जैसे इस टर्म में बी जो है वो क्रेडिटर है ए का, तो बी ने दिया है ए को। और डेटर क्या होता है, जिसने सामान उधार पर लिया है। जैसे बी ने लिया था पिछले एग्जांपल में ए से, तो बी क्या था, क्रेडिटर था। इसमें जिसने सामान उधार पर दिया है, इसमें बी जो होगा वो होगा क्रेडिटर ऑफ ए। सो इतना स्पष्ट करके कोई नहीं आपको समझाएगा, जो मैंने आपको चीज़ समझाई है। जो बी है ही इज राइट नाउ क्रेडिटर ऑफ ए। अब इस बार में ये डेटर नहीं है क्योंकि इसने सामान दिया इसको, तो बी जो है, बी क्या है यहाँ, क्रेडिटर है ए का। और पिछली एग्जांपल में जो बी था डेटर था ए का। इस बार ये इसका जो रोल है वो चेंज हो गया। इस बार ये बन गया है इसका क्रेडिटर, क्योंकि इससे ही इसको क्रेडिट मिला है, सामान मिला है उधारी पर। तो नेक्स्ट अब हम वो करते हैं, परचेजेस क्या होते हैं। परचेजेस जो टर्म है ये यूज़ होती है इन, जब हम अपनी बिजनेस में कोई सामान लेते हैं बेचने के लिए, उसे हम बोलते हैं परचेजेस। द टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई फर्नीचर की दुकान है या एसी की दुकान है सपोज करो। अब वो एसी खरीदे हैं उसने बेचने के लिए, उसने एसी परचेज की है डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से। तो एसी उसने जो खरीदे हैं वो परचेजेस में हम उसको एंट्री डालेंगे, ना कि किसी और में। सो जो परचेजेस में एंट्री होगी वो उसी की होगी जो सामान हम अपनी दुकान के लिए खरीदने के लिए बेचते हैं। टर्म परचेजेस इज यूज्ड ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स इन विच बिजनेस डील, जिसमें बिजनेस डील करता है। अमाउंट ऑफ गुड्स परचेज्ड बाय बिजनेस फॉर सेलिंग पर्पस और कंजप्शन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड परचेज। और ये परचेज और जो सेल होती है ये कैश पर भी हो सकती है या क्रेडिट पर भी हो सकती है। ठीक है, कैश होता है जो हमने पैसे देकर सामान लिया, और क्रेडिट क्या होता है जो हमने उधारी पर लिया। ठीक है, भाई होप आपको ये समझ आ गया होगा। क्रेडिट का मतलब ही होता है उधार। सो नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेल्स क्या होता है। सेल्स जो टर्म है इज यूज्ड ओनली फॉर द सेल ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस। द टर्म सेल इज नॉट यूज्ड फॉर द सेल ऑफ एसेट। सो ये जो परचेजेज और जो सेल्स है ना, ये दोनों एसेट्स के लिए यूज़ नहीं होती हैं, ये उसी के लिए यूज़ होंगे जो कि हमने सामान अपने बिजनेस के लिए जो खरीदा है या बेचा है फॉर अर्निंग पर्पस, इससे हमारा बिजनेस चलेगा। सो ये दोनों टर्म सेल परचेज उसी के लिए यूज़ होंगी। और जो सेल्स हैं वो भी क्रेडिट पर हो सकती हैं, उधारी पर हो सकती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टर्म है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट क्या होता है, अ पर्सन और एंटरप्राइज विच इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू पे डेट। सो जो कि ऐसे एंटरप्राइज जिसका दिवालिया निकल गया उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। अभी वो कंडीशन में नहीं है, पैसा उसने मार्केट से पैसा उठाया लेकिन वो उसका दिवालिया निकल गया बिजनेस का, अब वो पैसे देने की हालत में नहीं बचा, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट। पर्सन और एंटरप्राइज विच इज नॉट इन पोजीशन टू पे डेट। तो जो उस पर उधार चढ़ा है उसे बोलते हैं डेट। अब ये आपको टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करना आ जाइए, क्रेडिटर, डेटर। और डेटर में क्या मतलब है, जिसने पैसा दिया वो हो गया आपका क्रेडिटर और जिसने लिया है वो हो गया आपका डेटर। जो पैसा लेता है उसे बोलते हैं हम डेटर, या जिसने सामान लिया, जिसने सामान उधार पर लिया उसे बोलते हैं हम डेटर, और जिसने सामान उधार पर दिया है उसे बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, और जो डेट होता है ना वो होता है उधार आप पर कितना चढ़ा, आई एम अंडर डेट, मैं उधार पे हूँ, मेरे पर उधार चढ़ा। ठीक है, जिसने उधार लिया वो हो गया आपका डेटर, और जिसने आपको उधार दिया वो हो गया आपका क्रेडिटर। ठीक है, अब जैसे अंबानी जी है, उन्होंने किसी कंपनी को उधार दिया, तो अंबानी क्या होंगे, वो उनके क्रेडिटर होंगे क्योंकि उनसे ही उन्हें क्रेडिट मिला है। तो आई एम अंडर डेट ऑफ अंबानी। सो ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ हम समझाने के लिए, अदरवाइज आप इन चीज़ों को और किसी वे में मत लीजिए। नेक्स्ट हमारा बैड डेट कहते हैं, अमाउंट विच इज़ नो मोर रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर्स। तो जिन्होंने उधार लिया है, जो हमारी उधारी हैं, अगर वो एक कंडीशन पे नहीं है कि वो हमारा उधार चुकता कर सके तो उसे हम बोलते हैं बैड डेट। अब ये हमारी जो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में जो रिकॉर्ड की थी ना ट्रांजैक्शन, अब वो बैड डेट के अंडर हेड आ जाएगी क्योंकि आप वो हालत में नहीं है आपका उधार देने के लिए। द अमाउंट विच इज़ नो मोर रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बैड डेटर। अभी आपको इससे भी समझ आ जाना चाहिए डेटर कौन होते हैं, जिन्होंने उधार लिया और वो उधार लेकर भाग गए हैं। और जो क्रेडिटर क्या होते हैं, जिन्होंने हमें उधार पर सामान दिया था वो हमारे क्रेडिटर हैं। बैंक हमारा क्रेडिटर है क्योंकि उसने हमें लोन दिया है, समझो इस बातों को। सो अमाउंट विच इज नो मोर रिसीवेबल फ्रॉम द डेटर इज नोन एज बैड डेट, इट इज़ अ बिजनेस लॉस। ये एक बिजनेस लॉस है। ऐसी स्पष्ट बातों में आपको कोई टीचर नहीं समझाएगा, समझो इस बात को। सो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं व्हाट इज डिस्काउंट। अब डिस्काउंट क्या होता है, ये एक रिबेट दी जाती है, इसके द्वारा
सेलर के द्वारा जो सामान बेच रहा है इसको, बायर को। तो डिस्काउंट में क्या आता है कि ट्रेड डिस्काउंट आता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एट अ फिक्स परसेंटेज ऑन द लिस्ट और ए कैटलॉग प्राइस नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सबसे पहले आपको बात क्या ध्यान में रखनी है, ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। ये बस जब हम इनवॉइस निकालते हैं ना उसमें हम डिडक्ट कर लेते हैं, लेकिन ये बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं दर्ज होती हैं ट्रेड डिस्काउंट। ये ट्रेड डिस्काउंट जब हम कोई बिजनेस एंटरप्राइज है वो जब कंपनी से जहाँ उठाता है सामान, जहाँ किसी बड़े होलसेलर से, वो उसको ट्रेड डिस्काउंट देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसको आगे भी सामान बेचना है ना, तभी वो ट्रेड डिस्काउंट देगा। जैसे एक मोबाइल फ़ोन आप लेने जाते हो, तो आपको क्या, आपने बहुत सारे मोबाइल फ़ोन लेने हैं अपनी दुकान के लिए, बड़े होलसेलर के पास लोगे, वो आपको कैटलॉग में देखकर, वो एमआरपी पे नहीं होता, उनकी एक अलग रेट लिस्ट निकलती है, कैटलॉग प्राइस होता है, उस पर ही आपको कुछ 10-20% का आपको डिस्काउंट दे देगा, वो उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फिर आता है हमारा कैश डिस्काउंट। क्या होता है? अब कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये कस्टमर को दिया जाता है, ठीक है, अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट। और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं कैश डिस्काउंट को। क्या होता है? किसी ने हमसे सामान लिया, अब वो कोई दो कस्टमर है, एक ने सामान लिया, वो बोलता हम 2 महीने बाद आपको पैसे दे देंगे, एक बोलता आप अभी मेरे से पैसे ले लो, एक तुरंत पैसे दे देता, हम उसको तब डिस्काउंट दे देते हैं, कैश डिस्काउंट 1000 रुपये का। उसने पेमेंट कर दी, वो अब बैड डेट में उसके आने की संभावना नहीं रही, लेकिन जो 2-3 महीने बाद हमें पैसे देगा उसमें संभावना है कि वो बैड डेट में जा सकता है, उधार लेकर भागे, तो वहाँ हमें लॉस होने की संभावना रहती है। सो उसको एक एज गिफ्ट या कुछ उसको इंसेंटिव के तौर पर हम उन्हें एक थोड़ा सा कैश डिस्काउंट दे देते हैं कि उन्होंने प्रॉम्प्ट पेमेंट कर दी है जो सामान उन्होंने लिया। सो ये है डिस्काउंट। नेक्स्ट अब आ गया हमारा खर्चा, जिसे हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। इट इज़ द अमाउंट स्पेंट ऑन और लाइबिलिटी इंकर्ड फॉर अक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। सो जितना भी हमने पैसा खर्च किया है, चाहे लाइबिलिटी हम पर चढ़ गई है एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज लेने पर। अगर हमने एसेट्स खरीदे हैं, गुड्स खरीदे हैं फॉर सेलिंग पर्पस, वो जो हमने पैसा खर्च किया है, एक्सपेंडिचर जो हमसे हुआ उसे बोलते हैं हम एक्सपेंडिचर। ये सिंपल है। अब आता है इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो एक्सपेंडिचर की ही ये आगे 2 टाइप्स हैं। सो रेवेन्यू और ये आ गया हमारा कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या? बेनिफिट्स ऑफ विच इज एग्जॉस्टेड और कंज्यूम विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, इट हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू। सो जब हम किसी बिजनेस को चलाते हैं ना, उसमें कई सारे खर्चे होते हैं हमारे, जो हमने पैसा कमाया, उसी पैसे कमाई में से हमने सैलरी भी देनी है, रेंट भी देना और इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी देना। वो आ गया हमारा रेवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर, जो हमने अर्निंग्स की है बिजनेस में, अर्निंग्स जो की हैं उसी में से हम खर्चा करेंगे ना, सैलरी भी देंगे, बिजली का बिल देंगे, पानी का बिल देंगे, रेंट देंगे। सो ये सारे जो खर्चे हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं। सो आगे आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है? ये थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है, कैपिटल का एक्सपेंडिचर क्या है। इट इज incurred टू acquire और improving द एग्जिस्टिंग assets which will increase द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। हाँ, अब इसमें क्या फ़र्क है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से? वो तो आगे था हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, एक्टिविटी आगे ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ में, जैसे हमने सैलरीज दी है, बिजली का बिल दिया, रेंट दिया, ये सारा आ गया था जो हमने खर्चे किए हैं एक बिजनेस को चलाने के लिए। लेकिन बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, अब इसमें एक तो आ गया चलाने के लिए जो हो गया खर्चे, एक आ गया उस बिजनेस को और इंप्रूव करने के लिए, उसकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जो हमने कैपिटल खर्च किया अभी, जिसमें हम अगर हमें कोई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनरी लाने पड़े तो वो आ गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। सो आप समझ गए होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। एग्जिस्टिंग बिजनेस या एसेट्स को इंप्रूव करने के लिए जो किए गए खर्चे हैं, जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बिजनेस की। अब हमारी एक छोटी सी दुकान थी, अब हमने दुकान बड़ी कर ली, तो वो हो गया हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें एग्जाम्पल लिया हमने परचेजेज ऑफ मशीनरी। अब नेक्स्ट हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट पे किया हुआ खर्चा वो हमारा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड का मतलब क्या हुआ? जिसका रेवेन्यू आज नहीं आएगा हमें, जिसका रेवेन्यू हमें 2-3-5 सालों तक आते रहेगा, उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। किया गया खर्चा जिसकी कमाई 3-4 साल लेगी होने के लिए, रिटर्न हमें 3-4 साल में मिलेगा, उसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर बट इज रिटर्न ऑफ इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर बिकॉज इट इज एस्टैब्लिश्ड, बिकॉज इट इज एस्टिमेटेड दैट बेनिफिट्स ऑफ सच एक्सपेंडिचर विल क्योर इन मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर। सो जैसे हमने 5 लाख एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, अब उस 5 लाख को हम 5 साल के लिए 1-1 लाख लिख देंगे। सिंपल मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। इस अकाउंटिंग ईयर में 1 लाख का खर्चा डालेंगे, दूसरे में 1 लाख का डालेंगे, तीसरे में, वो ऐसा चलता रहेगा। सो इसे हम फिक्टिशियस एसेट्स भी बोलते हैं, क्योंकि जिसका रेवेन्यू हमें आने वाले सालों में आएगा उसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो वो एक हमारे लिए एसेट ही है, जो हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है उससे हमारी सेल्स बढ़ेगी। फिर आता है हमारा एक्सपेंसेस। इट इज़ द कॉस्ट इंकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। इट इज़ अ मॉनिटरी मेजर ऑफ इनपुट्स और resources consumed. It is a value which has expired during the accounting period. So अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितने भी हमने खर्चे किए हैं बिजनेस को चलाने के लिए, रेवेन्यू बनाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जितने भी हमने खर्चे किए हैं ना, वो सारे एक्सपेंसेस हैं इन सिंपल टर्म्स। ये एक मॉनिटरी मेजर है जो हमने रिसोर्सेज कंज्यूम किए हैं फैक्ट्री में, जैसे रॉ मटेरियल है उस पर हमने पैसा खर्च किया।